सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला, दो टॉपिक रहने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस मैंने आपको कल बताया था। जो लाइफ प्रोसेस टॉपिक होता है उसमें हमारे चार टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। वो चार टॉपिक होते हैं जो कल दो हमने पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं, और दूसरा जो हमने पढ़ा था दैट वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी कल, और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो परिसंचरण तंत्र होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग सभी को। तो कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से डाइजेशन और रेस्पिरेशन काम करता है, और मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं डिफरेंट, जिससे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में ब्रेक होता है, जिसको कि हमारी बॉडी फाइनली उसको यूज़ कर सकती है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। ठीक है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई मैंने बता दिया था टेलीग्राम पे। ठीक है कि क्लास थोड़ा आज 15 मिनट लेट होगी। एक्चुअली है क्या, थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि आ, थोड़ा घर में कुछ चीज़ें हैं मतलब काम वगैरह थोड़ा सा चल रहा था, सो दैट मैं प्रॉपर तरीके से क्लास ले सकूं, इसलिए अलग से मैं थोड़ा सा चीज़ें बनवा रहा था, और उसी की वजह से ही थोड़ा सा चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि जो वर्कर लोग हैं, अब मान लो थोड़ा सा कभी लेट तक काम चला, ठीक है, तो इस वजह से कभी डिले कर जाना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी, थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिए। सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं सो दैट फिर क्लास टाइम पे हो, अगर मैं 6:30 बोलूँ तो फिर 6:30 वही क्लास हो, 6:45 बोलूँ तो 6:45 पे ही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज आप लोगों को भी करना पड़ेगा, है ना। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्या होता है भाई। डाइजेस्टिव प्रोसेस से ये होता है कि भाई जो भी खाना डाइजेस्ट होता है, हाँ जी, हाँ, और कौन करवाएगा है? अब सबको उनको भगा के आए हैं, ठीक है, अभी भी एक दो लोग लगे हुए हैं, अब वो अपना टाइम पे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा सिंपल में ब्रेक हुआ, ऑलराइट। फिर क्या हुआ था, हमने रेस्पिरेशन में ये देखा था कि जैसे हमने ब्रीथ किया था, एक डीप ब्रीथ लिया था हम लोगों ने, और जब हमने डीप ब्रीथ लिया था तो इसको ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। ब्रीदिंग से हुआ क्या था, हमारे लंग्स के पास पहुंची थी एयर, और उस एयर लंग्स में लगे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया ब्रोंकस में टूटता है, और ये सर्टेन ब्रोंक्यूल्स में टूटते हैं, ब्रोंक्यूल्स में अटैच्ड होते हैं आपके ये गुब्बारे लाइक का स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्विलो बोलते हैं। एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एंड किस तरह से ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है वो पहुंचता है किसके पास, ब्लड के पास पहुंचता है, ऑक्सीजन ब्लड के पास पहुंचता है, और वो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है किसको, हर एक सेल को दे के आता है कि लो भाई तुम्हारे पास ग्लूकोज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लो ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूट ही नहीं सकता है, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन हर टाइम चलते रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी तो हमारे बॉडी के सिस्टम वर्क नहीं करेंगे, हाथ पाँव, यहाँ तक कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे अभी मैं अब फोकस करिए, एक्सक्रीटरी भी पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ सर्कुलेटरी पे पूरा फ्लो बनाइए। तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे हम पढ़ने वाले, तो ब्लड का सर्कुलेशन इसलिए बहुत बेहद ज़रूरी है, सो दैट जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहे पूरी बॉडी में। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारे डिफरेंट सिस्टम, मान लो कि ठीक है हाथ तक नहीं पहुंचे तो हाथ वर्क नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी देर तक, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये है कि जो ये ब्लड अपने आप से फ्लो नहीं हो रहा है, ये जो ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है पूरे हाथ पैर ब्रेन में हर एक जगह ब्लड की सप्लाई ज़रूरी है, हर एक सेल में ब्लड की सप्लाई ज़रूरी है, सो दैट वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो सके, सो दैट वो पर्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। अब ये जैसे मैंने बताया जो ब्लड है ये अपने आप से फ्लो नहीं हो रहा है, इसको फ्लो करवाया जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन लगा हुआ है, यहाँ पे एक पंपिंग ऑर्गन लगा हुआ है। जिस तरह से जब हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक मेन ऑर्गन क्या होता है, लंग होता है, फेफड़े होते हैं, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो मेन हमारा क्या है, वैसे तो सभी हैं ऑलमोस्ट, जितने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, आहार नली के हिस्से होते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी तरह इसका एक पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, हृदय। ये हार्ट का जो मेन काम होता है ये यही होता है कि ये ब्लड को हर जगह तक पहुंचाने का काम करेगा। ये पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके थ्रू ये ब्लड डिफरेंट जगहों में ट्रैवल करता है,
ठीक है। ये क्या मेन, एक सेकेंड, ठीक है। तो मेन हार्ट का काम क्या होता है? मेन हार्ट का काम होता है कि भाई ब्लड को पंप करने का इसका मेन काम होता है। क्लियर? तो हार्ट, अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये पंप ही नहीं करेगा ब्लड को, यानी कि अगर हार्ट को ही ब्लड, मतलब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो ये ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड को यही पंप नहीं कर पाया, देन हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे इफेक्ट होगा? ब्रेन में इफेक्ट होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे कम होगा? ब्रेन में इफेक्ट कम होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। रीज़न इसका ये है कि जितने भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी बॉडी में बाई दी ब्लड, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, उसमें से 20% हमारा ब्रेन रखता है। ना कि सिर्फ कि ब्लड, बल्कि जो हम ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी है वो 20% ब्रेन खींचता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट तरीके से फंक्शन करे, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद गया तो फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हार्ट के बारे में। लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो परिसंचरण तंत्र है, वो किस तरह से काम करता है वो हम पहले थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं। वैसे थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो अब एक स्टेप और, उससे पहले अगर आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी? तब तक आप ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। डब्ल्यू से उनका नाम स्टार्ट होता है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। WH। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, होता इस तरह से, ये हमारा हार्ट है जो आपको इस तरह से दिखता है ना, पान की तरह। ये एक्चुअल में इसका शेप इस तरह से नहीं होता है, बंद मुट्ठी की तरह इसका शेप होता है ना, बंद मुट्ठी की तरह इसका शेप होता है। ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। इसका मेन काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है। इसके अंदर प्रेशर है, मतलब एक प्रेशर अप्लाई करके एकदम ब्लड को बहुत जोर का फेंकता है, एकदम हर जगह तक, एकदम पूरी हर जगह एकदम। जब ये दबता है ना तो इतना भयंकर प्रेशर लगता है कि पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर जगह चला जाता है, सिर से लेके पैर तक हर जगह चला जाएगा, सबको मिल जाएगा जब ये हार्ट पंप करेगा। ये हार्ट पंप करता है ब्लड को, लेकिन ब्लड से ऑक्सीजन लेना देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना, ये इसका काम नहीं है। ब्लड को प्योरीफाई करना, आप देखो प्योरीफाई जब मैं बोलता हूँ, ब्लड के इसके दो कंपोनेंट हैं। हम यहाँ पे, मैं आपको बार बार ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात करूंगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूंगा उसको, और दूसरे को बोलूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब मैं इन टर्म्स का यूज़ करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन युक्त खून है ये, इसमें ऑक्सीजन है, और ये इस तरह का ब्लड ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सेल को चाहिए होता है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन वाला खून चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें CO2 होती है। इसका जो कलर होता है वो यूजुअली रेड होता है, इसका रेड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ब्लू नहीं होता ये, ठीक है। ब्लू ब्लड नहीं होता ये, नीले कलर में बस दर्शाया जाता है। नहीं, इसका कलर जो है तो बहुत डार्क रेड टाइप का इसका जो है, इसका जो कलर होता है वो होता है, ब्लू नहीं होता। ब्लू से बस इसको शो किया जाता है। क्लियर इतनी चीज़? तो ब्लड में ऑक्सीजन डालना, CO2 लेना, कल बताए थे ना तुमको कि ये लंग्स होते हैं। लंग्स में ऐसे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर है जिनको एल्वियोली बोलते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यहाँ पे जब मैंने ब्रीथ किया, इनमें O2 भर गई, हाई कंसेंट्रेशन है O2 का, ब्लड की कैपिलरीज छोटी छोटी फ्लो हो रही हैं। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा और इनके पास ऑक्सीजन मिल जाएगा। और ऑक्सीजन जब इनको मिल गया, इस ब्लड को जब ऑक्सीजन मिल गया, तो ये पहुंचेगा हार्ट की तरफ और हार्ट इसको पंप कर देगा पूरी बॉडी में। क्लियर इतनी चीज़? और लंग्स जिनसे रिसीव करता है, लंग्स रिसीव भी तो कर रहा होगा, ये नीला खून है, दैट इज़ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये मान लो कि हमारी कोशिका है, ये हमारी सेल है, कोशिका है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट रहा है पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट हुआ। उसके बाद मेन काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। याद आ रहा है आपको? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट बैक्टीरिया वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा था वहाँ पे, बाई प्रोडक्ट। तो ये CO2 जो है, ये CO2 अलग से हमारी एक नलिकाएं बह रही हैं, ठीक है, अलग अलग पाइप लगे हुए हैं, इसे समझ लो।
एक पाइप है जिसमें कि लाल लाल खून बह रहा है, मतलब लाल नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त हो, रेड कलर में होता है, लाल आप बोल सकते हो, और मतलब वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अलग तरह के पाइप में फ्लो हो रहा है। और एक अलग तरह के पाइप बने हुए हैं हमारे बॉडी में जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 यहाँ से उन पाइप में जाएगी, वो लंग्स में जाएगी, और वो लंग्स से हम एक्सेल कर देंगे। उस पर्टिकुलर CO2 से क्या होगा, वो अगेन एल्वेलाई में आएगा, एल्वेलाई से CO2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ब्लड कैपिलरी से CO2 जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्वेलाई के पास, और हम उसको एक्सेल कर देंगे। इतना प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए कि ब्लड सिर्फ पंप कर रहा है, उसको ऑक्सीजन लेना, उससे ऑक्सीजन हटाना, वो काम लंग्स का है, फेफड़ों का है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। ये चीज़ पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। और इस तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो पाइप कौन से हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है। एंड सर ये वीडियो कहाँ पर मिलेगा, मतलब अच्छा ये बैच में मिलेगा, ठीक है। खुशी मेहरा, ओके, पुतिन, इशिता दास, ठीक है, ओके। तो वो पाइप के नाम बता देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उसको बोलते हैं, उन पाइप्स को बोलते हैं आर्टरीज। हिंदी में इनको बोलते हैं धमनियाँ। और जिसमें कि इसको चलो ब्लू से ही लिख देते हैं, बिकॉज ब्लू से ही दर्शाया जाता है, लेकिन होता नहीं है वो ब्लू कलर का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ये जो होता है, ये अलग से जो पाइप्स होते हैं इनको बोलते हैं वेन, या फिर इनको बोलते हैं शिरा। क्लियर इतना, ठीक है। फिर नसें में बोलते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में फ्लो होता है। क्लियर इतनी चीज़। अब एक्सेप्शन भी, अब अपवाद भी, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप में से कुछ लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताने लग जाएंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए, पल्मोनरी वाला अभी के लिए बस इतना समझिए, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे ने की थी। इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब आते हैं हम ये पढ़ते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो पहले मुझे ये बताइए कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, बिकॉज ये मैंने आपको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या मैंने पढ़ाया था कि हार्ट चैम्बर किस में कितने होते हैं, याद आ रही हैं आपको चीज़ें? हार्ट चैम्बर किस में कितने होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था। और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से आप बताएंगे कि हार्ट चैम्बर फिशेस में कितने होते हैं, मछलियों में कितने होते हैं, पक्षियों में कितने होते हैं, रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, एम्फीबियंस में यानी उभयचरों में कितने होते हैं, सरीसर्प में कितने होते हैं। तो फिशेस में 2 होते हैं, एव्स यानी पक्षियों में 4 होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं 3, लेकिन एक एक्सेप्शन पड़ा था, अपवाद पड़ा था। जो रेप्टाइल तो होता है, सरीसर्प तो होता है कि वर्ग से तो बिलोंग करता है, लेकिन 4 हार्ट का चैम्बर होता है। एम्फीबियन में 3 होते हैं, और मैमल जो कि हम खुद ह्यूमंस मैमल ही में आते हैं उसमें 4 होते हैं। तो यानी 4 होते हैं, यानी 4 इस तरह से चैम्बर बने होंगे। क्लियर इतनी चीज़। और कॉकरोच में होते हैं 13 हार्ट चैम्बर, ध्यान रखना कॉकरोच में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। और जो एक्सेप्शन है वो हमारा क्रोकोडाइल है। हमने इस तरह से याद किया था भाई, उसको अपने आंसू बहाने ना, मगरमच्छ के आंसू, तो अलग से उसका एक चैम्बर है आंसू के लिए, ऐसे याद किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैंने हार्ट के 4 चैम्बर बना लिए। ऊपर वाले जो होते हैं ना उनको हम ऑट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल, ठीक है। ऑट्रिकल मैंने गलती से लिख दिया, ऑरिकल, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको मैं टी हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अलिंद और ऑरिकल, ठीक है। अलिंद बोलते हैं इसको, और निलय बोलते हैं इसको हिंदी में इसको अलिंद और इसको बोलते हैं निलय। अब मुझे आप कमेंट में जल्दी से, तो चलो क्या ही बार बार पूछो, तो ये आप इतना चीज़ को इमेजिन करिए कि ये जो होगा ये हमारा लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल है कि नहीं। अब आपको देखने में वो राइट लग रहा होगा, लेकिन उसका लेफ्ट, मतलब समझ रहे हैं ना आप हार्ट का उसको देखिए, तो आपका लेफ्ट ये होगा अगर आप खुद को मोड़ के देखेंगे, ठीक है, पलट के। तो लेफ्ट ऑरिकल ये होगा, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, ये राइट साइड का है, ठीक है। हम हार्ट
से समझ रहे हैं, जैसे हम नहीं बात करते हैं कि भाई ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है तो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे जाना था, भाई हार्ट जो भी जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन में खुद को रख दो और उससे आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता चल जाएंगी। तो अगेन ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसको अलिंद बोलते हैं और इसको निलय बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब ध्यान से समझना, अब होता क्या है कि भाई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में फ्लो होता है सर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा हम ये पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ करेगा और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ करेगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ से आएगा, हर सेल ने अपना काम कर लिया है, एनर्जी बना ली है, तो हर सेल बोलेगा भाई ले जाओ, अब इसको ले जाओ, हमसे ले जाओ, दूर ले जाओ। किस कहाँ जाएगा ये ब्लड, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट भेजेगा लंग्स को कि भाई लंग इससे CO2 निकालो, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमको दे देना। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजन ब्लड है जो वेन के थ्रू फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होगा, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ होगा, हृदय की तरफ होगा। जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो क्योंकि ये पहुंचाया जा रहा है बाय द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सो दैट उनका हर एक सेल काम कर सके, ग्लूकोज को ब्रेक कर सके। तो दैट इज़ वाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें तो ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। क्लियर इतनी चीज़। अब ध्यान से सुनना, अब ये ब्लड कैसे आता है वो समझना। देखो, जितना भी हमारा हार्ट के ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है उससे ये एक बड़ी सी हमारी क्या है, शिरा है, बड़ी सी वेन है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको, सुपीरियर, लेफ्ट साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा इसको बोलते हैं। ठीक, और ऐसे जो हार्ट के नीचे के बॉडी पार्ट हैं जैसे पेट, पाँव, पंजे, जितने भी हैं, वहाँ से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, जो मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगा दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड होगा वो। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर बोल रहे हैं क्योंकि नीचे है, सुपीरियर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऊपर है, बस। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ ठीक। जो इन्फीरियर वेना कावा है ये पूरी बॉडी में सबसे बड़ी वेन होती है, सबसे बड़ी शिरा होती है। ठीक, अब क्या होगा, अब तुमको लग रहा होगा ऐसा समझ के कि ये जो नीचे से ब्लड आया वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा और ऊपर से जो ब्लड आया वो राइट ऑरिकल में पहुंचा, लेकिन गलत बात है। एक्चुअल में सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, वो सबसे पहले यहाँ पे इकट्ठा होगा राइट ऑरिकल में। तो एक्चुअल में ये पीछे से इमेजिन करो, ये पीछे से उधर जा रहा होगा। इसीलिए अब मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए कि ये इस तरह से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कर रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा होगा इन्फीरियर वेना कावा। यानी कि जो खून पहुँचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला वो राइट ऑरिकल के पास ही पहुँचेगा। जब सब इकट्ठा हो जाएगा राइट ऑरिकल बोलेगा निकल लो तुम लोग कायदे से, सो दैट पता ना चले कि भाई ये इसका काम ही नहीं है ब्लड को प्योरीफाई करने का। एक्चुअल में होगा कब, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये कि मैं इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे गेट लगे हुए हैं। इसको उस तरह से उस गेट से इमेजिन करिए, जब कल पढ़ रहे थे कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो स्फिंक्टर मसल्स लगी रहती हैं। जब खुलता है इंस्पेक्टर मसल, जब अलाउ करता है तभी वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचता है। उसी तरह यहाँ पे गेट लगे हुए हैं जो अलाउ करेंगे इसको नीचे पहुंचने में, और इस गेट को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब ये जो सारा खून है डीऑक्सीजनेटेड ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा सर इसके साथ, अब बात आई गई इसके प्योरीफिकेशन की, यानी कि अब ये हमें पहुंचाना पड़ेगा सर किसके पास, लंग्स के पास पहुंचाना पड़ेगा, फेफड़ों के पास पहुंचाना पड़ेगा इस ब्लड को, सो दैट CO2 निकाल ले और लंग्स ने जो O2 स्टोर करके रखी हुई है वो इस ब्लड में मिला दे। ठीक है, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालो और वहां से ऑक्सीजनेटेड निकालो। लेकिन एकदम फोकस से समझना, रिपीट मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि रिपीट करने का मतलब है टॉपिक को फिर से पढ़ाना। ठीक है, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ, बिना कमेंट देखे ये मैं चीज़ करवा रहा हूँ, सो दैट मेरा भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आप भी इसमें फोकस करके एकदम देखना।
तो इसमें अगर हम बात करें, ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है, इसको हम क्या नाम देंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम होगा इसका। इसको बोलते हैं, पता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। और अब तुम मुझे बताओ कि ये डी ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है या फिर ऑक्सीजनेटेड कर रही है। अब इसके साथ में आर्टरी लगाऊं या वेन लगाऊं? तुम बोलोगे सर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अभी बताए थे कि डी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो वेन में फ्लो करेगा, तो पल्मोनरी वेन होगी। लेकिन फॉर योर मैटर ऑफ सरप्राइज ये पल्मोनरी आर्टरी है। फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं इसको। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। दैट मीन्स कि आपको स्टार मार्क लगा के ऐड कर लेना है कि आर्टरी जो होती हैं हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जाती हैं। लेकिन अगर आर्टरी के आगे पल्मोनरी वर्ड लग गया, फुफ्फुसीय वर्ड लग गया, तो आपका ये उल्टा हो जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है बताना चाहेंगे भाई? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? तो आप बोलेंगे ये हार्ट से लंग की तरफ कर रहा है, क्योंकि लंग्स, हार्ट बोल रहे हैं लंग से कि भाई प्लीज़ प्योरीफाई कर दो। लेकिन अगर और स्पेसिफाई कर देगा तो क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछेगा कि भाई ये राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल से लंग को सप्लाई कर रहा है। ऑप्शन रखेगा राइट ऑरिकल टू लंग, राइट वेंट्रिकल टू लंग, लेफ्ट ऑरिकल टू लंग, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग। तो तुम्हें पता है टू लंग ही है, हार्ट टू लंग ही है, लेकिन किस चैम्बर से जा रहा है? तो ये राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से जा रहा है लंग के पास। और जब इससे CO2 निकल जाएगी, O2 मिल जाएगी, तो ये निकल के ये एक आपकी होगी, और ये एक मतलब एक पाइप है, समझ लो, ये राइट ऑरिकल में फेंक के चला जाएगा अपना काम करके। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, जो ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, नहीं बल्कि पल्मोनरी वेन। अब अगेन ये भी एक अपवाद है, यानी कि अगर पल्मोनरी शब्द लग गया आर्टरी वेन के आगे तो पगला जाते हैं, वो अपना काम उल्टा कर देते हैं। पल्मोनरी वेन, वेन हम देखे थे डी ऑक्सीजनेटेड को ही कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। कहाँ से कहाँ कैरी करेगी? तो आप बोलेंगे सर लंग्स से हार्ट में करेगी, लंग्स से हार्ट। लेकिन अगर और स्पेसिफाई करेगा तो लंग्स से कौन से चैम्बर ऑफ हार्ट? लेफ्ट ऑरिकल में। जब लेफ्ट ऑरिकल में सारा खून जमा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ अगेन गेट लगे हुए हैं जो इसको फेंक के मारेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। इन गेट को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इन्हीं को हम प्यार से बोल देते हैं मित्रल वॉल्व। क्या बोल देते हैं? मित्रल वॉल्व भी इनको बोल देते हैं। बात तुम्हारे मन में हो सकता है डाउट आ रहा हो कि सीधे सीधे ये खून लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्यों नहीं पहुंच रहा, ये गेट क्यों खुल रहे हैं, ये सब सीधे यहीं पहुंचना चाहिए। तो एक्चुअल में जो बड़ी सी एक आर्टरी होती है, बड़ी सी एक जो धमनी होती है जो पूरा धल भल्ल से खून फेंक के मारती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड है। ये बड़ी सी आर्टरी का नाम है अरोटा या फिर ऑर्टा। यानी जो हमारी ऑर्टा है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है जो ब्लड की सप्लाई करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और इसी में फिर जाके छोटी छोटी आर्टरीज मिलती हैं। इसको बोलते हैं क्या? महाधमनी बोलते हैं इसको हिंदी में। महाधमनी के नाम से इसको जानते हैं ऑर्टा को, क्योंकि ये आपकी कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसमें भी अगेन क्वेश्चन अगर वो चाहे तो डीप में पूछ सकता है कि भाई वो ऑर्टा जो है वो कहाँ, कौन से चैम्बर से लेके जा रहा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जा रहा है। तुम इसमें समझो, ठीक है? यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए। तब तक मैं आपको ये दिखाता हूँ ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, कि किस तरह से ऊपर से आया सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम या फिर राइट ऑरिकल के पास गया, इसको आर्ट्रियम बोल दो, फिर ऑरिकल बोल दो, ठीक है? देन यहाँ पे ये एक्चुअल में एक और स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। इसको सिनो ऑट्रियल नॉट या फिर ऐसे नॉट बोलते हैं, ठीक है? ये अपन नेचुरल पेस मेकर होता है। अभी के लिए ये ब्लड यहाँ पे है, डी ऑक्सीजन ब्लड है। ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, खुला राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। ये अटैच है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे लंग, लंग इसको क्या करेगा? ऑक्सीजन युक्त बना के भेजेगा पल्मोनरी वेन पे, ठीक है? लार्जेस्ट वेन अभी बताया तो ऋतु जी, क्लास में आप लेट आते हो तो फिर पूछते हो। अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? ये मैंने बताया था कि ये जो इन्फीरियर वेना कावा होती है आपकी लार्जेस्ट वेन होती है, ठीक है? नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है?
जो सबसे बड़ी वेन होती है वो आपकी इन्फीरियर वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ से आया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ पहुँचा, प्योरीफाई हुआ, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑट्रियम की तरफ, लेफ्ट ऑट्रियम में सबसे पहले हिट किया, देन उसके बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व है, फिर मिट्रल वॉल्व खोले, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, इससे अटैच्ड है ये ऑर्टिक वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व जब ये खुलेंगे तब ऑर्टा के पास पहुंचेगा, देख रहे हो, भल्ले से खून फेंक के मारेगा चारों दिशाओं में एकदम। ठीक है, भल्ले से फेंक के मारता है, हमने एक दिन सुना था बैठ के। ठीक है, तो ऑर्टा जो होता है ये हर जगह ब्लड को सप्लाई करेंगे, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कंफर्म करेंगे। ये था हमारा पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी वर्ड अगर लग जाए आगे तो वो हमारा एक एक्सेप्शन हो जाता है, नहीं तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वेन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। बट पल्मोनरी वर्ड आगे अगर आगे लग जाए तो वो एक अपवाद, वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर? अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा छोटी मोटी चीज़ें हम समझ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो वॉल है, जो एक डिवाइडिंग वॉल है बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, है ना, मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के बीच में जो डिवीजन, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हमने कल लंग्स की देखी तो आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, जरा बताइए कमेंट में। तो ये ये जो है आपकी पेरिकार्डियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेरिकार्डियम की बनी होती है। हार्ट की अगर लोकेशन की अगर बात करें तो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, हमारा जो हार्ट होता है सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। ठीक है, एंड इसका मेन काम क्या होता है भाई? इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करने का, वो हमने देखी। और लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लूरा की बनी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ किसी कोई डाउट नहीं होगा। विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी वगैरह वो करी थी, ब्लड सर्कुलेशन की, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक सिनो आर्ट्रियल नोड होती है, ऐसे नोड उसको बोलते हैं सिनो आर्ट्रियल नोड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करती है, जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो सही तरह से फंक्शन कर पाता है। ये एक तरह का नेचुरल पेस मेकर होता है। तो ये पेस मेकर क्या चीज़ होती है? पेस मेकर जब जैसे हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे, यानी कि हार्ट मान लो प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, उस केस में एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट एक तरह से है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेस मेकर, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, एंड कुछ और एक और चीज़ थी, 4 चैम्बर्स तो हो गए, एक और चीज़ थी, ये बताइए कि जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट होती है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, इसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एकदम बंद होगा, और जब ये रिलैक्स करेगा तो इसको बोलते हैं डाइस्टोल। ठीक है, अब जब ये सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल का मतलब ये है कि वो एकदम दब रहा है, सो दैट ब्लड जो है वो प्रेशर से सभी बॉडी पार्ट के पास पहुंच जाए, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो अब मुझे बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कैरी हो रहा था? आर्टरी में हो रहा था, है कि नहीं? तो और ये एक दूसरी तरफ वेन है, तो अगर आर्टरी से ब्लड को प्रेशर से जाना है सो दैट सबके पास चला जाए, तो इस अब मुझे बताओ इसमें जल्दी से प्रेशर बनेगा या इसमें जल्दी से प्रेशर बनेगा, ये मुझे बता दो। ए में ज़्यादा प्रेशर होगा, बी में ज़्यादा होगा, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो कराऊँ तो? आंसर होगा बी, क्योंकि इसकी नैरो ओपनिंग है। ठीक, आपने सही उत्तर दिया। ठीक है, तो आर्टरी जो होती है वो हमारी नैरो हो जाएंगी वेन के कंपैरिजन में। ठीक है, इनका मुंह उतना चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको प्रेशर से भेजना है, हर बॉडी पार्ट के पास भेजना है। और मुझे बताओ प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो फटने के भी चांसेस होंगे इनके ज़्यादा, तो किसको थिक होना पड़ेगा? इनको ज़्यादा थिक होना पड़ेगा, सो दैट ये फट ना जाए, यानी कि नैरो भी होंगी एंड थिक भी होंगी एज कंपेयर टू वेन। ठीक, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, इससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। और 80 mm ऑफ Hg जो होता है वो आपका लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर इससे नीचे होता है 80 से, तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसको किससे मेजर करते हैं हार्ट बीट को, तो ये होता है आपका स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो
मैनोमीटर। क्लियर इतनी चीज़? सर ऐप में प्रॉब्लम है, वहाँ वीडियो चलती ही नहीं, ऐप भी अपडेट है मेरे पास, 3 डिवाइसेस तीनों में भी नहीं चलता है। प्रगदीप सोलंकी, तो अभी लास्ट में मैं आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है, तो आप उसमें उसका वीडियो बना के एक बार सेंड कर दीजिएगा उस जो नंबर है उस पर, ठीक है, तो रिजॉल्व हो जाएगा आपका इशू। हाँ जी, प्रकाश और राधा, प्रीति, धीरज, सबका सही है, ठीक है। अभी बढ़े आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है, पेसमेकर, हार्ट बीट, हार्ट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, एंड ठीक। हाँ, वो जो आपको नंबर मिलेगा वो आप उस पर आप फुल वो सेंड कर देना तो हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म्स, ठीक है, सीपीआर ही बता देते हैं चलो। तो सीपीआर जो होता है आपका, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मनरी, कार्डियो पल्मनरी रिसिस्टिट, जो भी यार इसको प्रोनाउंस करते हो, रिससिटेशन, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं कार्डियो पल्मनरी रिससिटेशन, ठीक है, सीपीआर इसको बोलते हैं इन शॉर्ट। एंड ये एक्चुअल में जब जैसे हार्ट अटैक आता है तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड का मेन काम होता है ब्लड को मतलब पंप करना ब्लड को, तो अगर हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे तो उस केस में सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा सच क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, बट फिर भी थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ब्लड ग्रुप से, तो उतना ही यहाँ पे देखना है हमें चीज़ें, जितनी उससे हो जाए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? जैसे मैंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। हमारे डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी, ओ, इस तरह के हमारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ऑलराइट। तो उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या, जो हमारा ब्लड होता है इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा दी थी, जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है तो इसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्लूइड कॉम्पोनेंट, ठीक है, और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है। तो फ्लूइड कंपोनेंट में अगर बात करें तो आता है प्लाज्मा, जो कि एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, एंड इसमें हमारा मेनली हमने देखा था कि ये 55% होता है, एंड जो सॉलिड पार्ट होता है वो रफली 45% होता है। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो प्लाज्मा होता है, इसमें से रफली 92% हमारा वाटर होता है, और जो बाकी 8% हो गया हॉर्मोन्स, जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो उसमें प्लाज्मा में 8% में रिमेनिंग होता है। और सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में आते हैं हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, और इनको संयुक्त रक्त कणिकाएं बोलते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, है ना। तो हमने देखे थे इनका फंक्शन क्या होते हैं, लाइफ स्पैन क्या होता है। जैसे कि आरबीसीज तीनों बनते कहाँ पे, बोन मैरो में बनते हैं। इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन को सप्लाई करने का होता है, इसका मेन होता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, इसका मेन हेल्प होता है। तो जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी एक सेल है, रेड ब्लड सेल। तो हर इस एक आरबीसी में क्या होता है, एक एंटीजन अटैच्ड होता है। और जैसे कि जो डिफरेंट तरह के जो ब्लड होते हैं, जो डिफरेंट तरह के आरबीसी, जब हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि भाई उस आरबीसी में किसी के कोई आरबीसी का निकालते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह का एंटीजन अटैच्ड है, और वो जो एंटीजन अटैच्ड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। अगर ए वाला एंटीजन है तो वो एक डेफिनेट शेप का होगा, बी वाला है तो उसका डेफिनेट शेप होगा, ए बी है तो भाई दोनों, ए वाला एंटीजन भी होगा, बी वाला भी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एक भी एंटीजन अटैच्ड नहीं होगा। तो इससे पता चल जाता है कि भाई किसका क्या ब्लड ग्रुप है।
अच्छा, आप लोगों में से किसका क्या ब्लड ग्रुप है? भाई मेरा तो बी पॉजिटिव है। आप लोगों का क्या है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसी से ये हमारे एक तरह से एंटीजन जैसे होते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दूंगा क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रट्टा मारना सीधा जिंदाबाद। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो जैसे ये ताले हैं, इनके चाबी एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि इनको एंटीजेंस को निकालने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो हमारे होते हैं एंटीबॉडीज़। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रुप ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक एंटी बी तरह का एंटीजन होता है। ग्रुप बी में एंटी ए तरह का एंटीजन होगा। ए बी में एक भी एंटीजन एक भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होगा, नॉट एंटीजन, एक भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होगा। ऐसे समझ लो यहाँ पे इस तरह की चाबी है और ताला अलग तरह का है, सो दैट खुले नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी ताला नहीं खुलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले केस में, ग्रुप ए बी केस में, अगर कोई भी रख देंगे इन दोनों में से तो दोनों में से ताला खुल जाएगा एक, है ना। और वो हमें करना नहीं है। इसमें क्या, क्योंकि ताला ही नहीं लगा है तो आपको दोनों ही चाबी रख सकते हो, यानी कि एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है वो ये बनता है क्वेश्चन कि भाई कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, सर्वदाता किसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है एक, जिसको हम सर्वग्राही बोलते हैं, रेसिपिएंट, ठीक है। और एक होता है यूनिवर्सल डोनर, जिसको हम किस सर्वदाता बोलते हैं, इसको सर्वदाता बोलते हैं, इसको सर्वग्राही। दैट मीन्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर वाला सबको दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ए पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, वो पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला। समझ में आया तो ठीक है, मतलब, लेकिन पहले तो आप याद करना कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, डोनर कौन सा है। देखो जो पॉजिटिव वाला है, अब देखो ए जो है, जो ए वाला है, जब भी पॉजिटिव की बात आएगी, पॉजिटिव वाला ले सबसे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ पॉजिटिव वाले को सकता है। जैसे पॉजिटिव वाला है ये सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन ले पॉजिटिव नेगेटिव सबसे दे सकता है। अब यहाँ पे ओ इसलिए आ रहा है क्योंकि ध्यान रखना जो ओ होता है, ओ होता है ये सबको दे सकता है, ये सबको दे सकता है। और जो ए बी वाला है वो सबसे ले सकता है, सबको दे सकता है, सबको ले सकता है। तो जब मैं ए की बात कहूँगा, ए पॉजिटिव वाला, अब ए पॉजिटिव वाला है तो ए से लेगा या तो ओ से लेगा, ठीक है। तो ए से या तो ओ से, ठीक है, ए से या तो ओ से ले सकता है। और ए बी वाला जो है वो सब, ए बी वाला वो सबसे ले सकता है। तो अगर ए किसी को दे रहा है तो उस लाइन में ए बी भी होगा, और अगर ए किसी से ले रहा है तो उस लाइन में ओ भी होगा। सबके साथ वही है, अगर कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को ब्लड दे रहा है तो उसमें ए बी तो ज़रूर होगा ही होगा प्रेजेंट, और अगर लेने की बात आ रही है तो ओ तो उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। अब ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों होंगे कि सिर्फ एक होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा। तो जो पॉजिटिव वाला है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही ले सकता है, लेकिन जब लेने की दे सकता है, जब लेने की बात आएगी तो नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव वाला दे सबको सकता है, लेकिन लेने की बात आएगी तो नेगेटिव वाले से ले सकता है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल रट्टा मारो जिंदाबाद है। एंड दैट इज़ की यूनिवर्सल रेसिपिएंट की जब बात आती है, जो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, दैट इज़ योर ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आपका ये होता है आपका, सॉरी, ठीक है, ए बी आपका पॉजिटिव, ये सबसे क्या करता सकता है, रिसीव कर सकता है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। जब डोनर की बात आएगी, जो सबको दे सकता है, दैट वुड बी ओ नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई ओ सबको दे सकता है, लेकिन अब ओ पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव। ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, ठीक है। एक जैसे कि अभी मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ, ए एंटीजन बी ए बी ओ, इसी तरह से एक और एंटीजन मिला जिसको बोलते हैं आर एच। इसको ये एक तरह का मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी, उसमें ये एक अलग तरह का फैक्टर देखने को मिला, आर एच एंटीजन, जिसको आर एच फैक्टर भी बोल देते हैं। ये एक रीसस मंकी था, उसमें ये देखने को मिला था, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड एज आर एच फैक्टर। तो ये बहुत ही रेयर टाइप होता है जो आर एच ये हमें देखने को मिलता है। और एक चीज़ और आपसे पूछता है कभी कभी, एंड दैट इज़ कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्योंकि जैसे ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है, एक होता है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप की आपसे पूछता है डिस्कवरी किसने करी थी। एक्चुअली सबसे पहले बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एंड इसकी डिस्कवरी बॉम्बे में हुई थी 1952 में। वाई एम भेंडे करके एक थे, ठीक है, वाई एम भेंडे करके थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक होता है एच एंटीजन, और इसको ना आर एच वाले को कभी कभी डी से भी डिनोट कर दिया जाता है, डी एंटीजन ही बोल दिया जाता है,
ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना कि इसकी डिस्कवरी 1952 में बॉम्बे में हुई थी, वाई.एम. भेंडे ने करी थी इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, जो कि एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, जो बहुत ही रेयरली किसी लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, बस लेकिन जब इसमें वो होता है, यानी कि जब ब्लड टेस्टिंग कोई करवाता है तो ये ओ के रूप में निकल के आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी आते हैं हमारे अगले सिस्टम की ओर, जो कि हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस का सिस्टम है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सक्रीशन का मतलब होता है चीज़ों को बाहर निकालना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो निकलने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो यहाँ पे O2 CO2 वाला खेल नहीं होगा। जो मैं बात कर रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कर रहा था लंग्स का काम था, वो फेफड़ों का काम था कि वो ऑक्सीजन को दे रहे थे और CO2 ले रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सॉलिड पार्ट है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम कौन करता है? उसको निकालने का काम हमारी करती हैं दो किडनीज। कौन करती हैं? दो किडनी होती है हमारी, लेफ्ट राइट दोनों साइड में होती हैं। बट होता क्या है, ये जो राइट वाली होती है थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट वाले के कंपैरिजन, बिकॉज हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा लिवर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का जो ग्लैंड होता है, वो राइट साइड में होता है। तो उसने एक तरह से पुश कर दिया थोड़ा सा किडनी को नीचे की तरफ, राइट वाली को। तो राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट। ये हमारी बीन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं इस तरह से, ठीक है, बीन टाइप स्ट्रक्चर के होते हैं ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिलेंगे। राइट वाला थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में। तो जिस तरह हमारा हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या था, मेन ऑर्गन क्या था, इट वाज हार्ट। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था लंग्स था। उसी तरह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज़ किडनी। किडनी का मेन काम होता है आपका ब्लड को प्योरीफाई करने का, यानी कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालने का। अब ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं वो समझिए। होता क्या है कि भाई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये समझ लो कि यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये वेना कावा है, यहाँ से एक्चुअल क्या था, यहाँ से ब्लड जा रहा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जा रहा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये ऑर्टा से है ना। अभी देखा था हम लोगों ने सारी चीज़ें, ऑर्टा जो कि हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, इससे ब्लड आता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसमें से हमारा एक किडनी भी है। किडनी जब बात आती है, किडनी की जब बात आती है तो उसकी वेन को हम रीनल वेन बोल देते हैं। ये वेना कावा है, इसे खून जा रहा है हार्ट की तरफ, लेकिन एक्चुअल में ये तो वेना कावा ना, तो बड़ी सी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है, लेकिन ये अटैच्ड है किडनी से। उस पर्टिकुलर वेन को बोलते हैं रीनल वेन, और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। यानी कि जब भी आर्टरी या वेन के आगे रीनल शब्द लग जाएगा उसका मतलब है कि ये बात किडनी की हो रही है, किडनी की हो रही है, जो कि हमारे उत्सर्जी ऑर्गन्स हैं, है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारे। पल्मनरी शब्द अगर आगे लग जाएगा तो उसका मतलब है लंग्स की बात हो रही है, हार्ट से लंग, लंग्स से हार्ट, लेकिन वो एक्सेप्शन की कैटेगरी है। वेन यहाँ पे सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रही है, आर्टरी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रही है अभी भी। शब्द जब पल्मनरी लगेगा आगे तो उसका मतलब लंग्स से तो है लेना देना, लेकिन उसमें उल्टा हो जाएगा, वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी और जो आर्टरी है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। क्लियर रहती चीज़। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। ये हमारे कौन से ग्लैंड्स हैं, कोई बताएगा? ये हमारे कौन से ग्लैंड्स, सॉरी ये कौन से ग्लैंड्स अटैच्ड हैं दोनों? तो ये हमारे हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिनको फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, ज़रा बताइए कमेंट में। तो अब होगा क्या, जब ब्लड पहुंचेगा हर एक किडनी के पास, तो अब क्या होगा, हर एक किडनी के पास जब ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, जब हर एक, ये आप देख पा रहे हैं रीनल वेन, तो जब किडनी ब्लड को किडनी जब ब्लड को रिसीव करेगी ना, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में बट जाएगा। और यहाँ पे अटैच्ड है आपके नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या अटैच्ड होते हैं? नेफ्रॉन अटैच्ड होते हैं, ठीक है। किडनी में क्या अटैच होते हैं? नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन को हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि फंक्शनल यूनिट हम नर्वस सिस्टम का किसको बोल रहे थे? न्यूरॉन। वो न्यूरॉन एक सेल थी, ठीक है। उसी तरफ जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जिसको हम गुर्दा बोलते हैं हिंदी में, किडनी को। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हर एक नेफ्रॉन में प्योरीफिकेशन होता है, ठीक है। किस तरह से? यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आई, बहुत सारी यहाँ पे क्या आई? ब्लड कैपिलरीज आई, और इस गुच्छे को बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो इस तरह से
इस कप साइज, ये कप शेप का जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो कप तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये हो तो ये आपका बोमैन्स कैप्सूल। और ये जो है आपकी डिफरेंट बहुत सारी छोटी 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 क्या है ये आपकी आर्ट वो है, छोटी छोटी आपकी जो ब्लड की कैपलरीज हैं वो यहाँ पे हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ योर बोमैन्स कैप्सूल। यहाँ पे छोटी छोटी आपकी कैपलरीज खुल रही हैं जिसमें कि ब्लड कंटेंट है। अब यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा सर? फिल्ट्रेशन में ये होगा कि यहाँ पे ब्लड को फिल्टर कर लिया जाएगा, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसमें जो है जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको ले लिया गया, बिल्कुल ले लिया गया। लेकिन ये प्योर वेस्ट मटेरियल नहीं होता, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काम की होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए। ये चीज़ें अभी काम की हैं जो वेस्ट के तौर पे बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बॉडी को नीडेड है। अगर सब वेस्ट में ही चला जाएगा तो हमें बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए ये होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोमैन्स कैप्सूल के पास, और इस पर्टिकुलर टेक्निक को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बिकॉज ये जो ग्लोमेरुलस है ये अटैच्ड नहीं है बोमैन्स कैप्सूल से, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक है ये। इससे क्या हुआ, फिल्ट्रेट जो है वो बोमैन्स कैप्सूल के पास पहुंच गया फ्रॉम ग्लोमेरुलस। अब ये बोमैन्स कैप्सूल में आप ये लंबी लंबी सी ये सब देख रहे हो, ये पास होंगी ऐसे 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 करके, और जब तक ये पास होंगी तो यहाँ से उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाएगा जो वेस्ट के तौर पे नहीं निकलने चाहिए थे, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि अमीनो एसिड। ये यहाँ पे निकल जाएंगे और ब्लड को सप्लाई कर दी जाएंगी। भाई लो ब्लड, हमसे गलती हो गई थी, हमने निकाल लिया, ये तो काम की चीज़ें हैं। और फाइनली जो वेस्ट बच जाता है वो इस तरह से निकल जाता है कंडक्टिंग डक्ट के थ्रू। ये फाइनली चला जाता है आपका कहाँ पे, ये चला जाता है अब यहाँ पे हर एक नेफ्रॉन पे ऐसे ही चल रहा होगा, और ये कंडक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में आ जाएगा वेस्ट मटेरियल, जिसको कि हम बोलते हैं यूरिन, और ये स्टोर हो जाएगा ब्लैडर में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, एंड देन ये यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इसमें स्टोर करने की इसमें लिमिट होती है, रफली 500 ml की इसमें जो है 500 ml की इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। मेल में थोड़ी ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी सी कम होती है। फीमेल में रफली 400 ml के रफली स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वो जल्दी से आप बताइए कि जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ जो ब्लड का पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं केमिस्ट्री में, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। दैट मीन्स स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, यानी 7 से ऊपर है दैट मीन्स वो थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, जब आपको पीएच पढ़ाऊंगा पावर ऑफ हाइड्रोजन तब आपको समझ में आएगा 7 से कम 7 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। वहीं अगर हम बात करें यूरिन की तो ये स्लाइटली जो है एसिडिक करेक्टर होता है इसका, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होगा, रफली 6.6 इस या फिर 6.6 से लेकर 6.6 तक के बीच में होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है ये। इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ये होता है आपका येलोइश कलर का। येलोइश कलर का होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी ज़्यादा येलोइश कलर का होता है और कभी कभी कम येलोइश कलर का होता है, लाइट होता है कभी डार्क होता है। वो कब होता है ये भी आपको पता है कि जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, अच्छा खासा आपने पानी पी रखा है, तो वो लाइट येलो कलर का होगा, और अगर आप पानी की बहुत कमी है तो यूरिन आपका डार्क येलोइश कलर का होगा। उससे आपको पता चल जाता है क्यों, क्योंकि जब एक्चुअल में जब यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल के पास पहुँचा और जब यहाँ से पास हो रहा था तो ये देखता है कि भाई कितना वाटर का भी इस बॉडी में, अगर वाटर ठीक ठाक है तो उसको पास होने देता है वाटर को। बॉडी में अगर वाटर की कमी है तो उस वाटर को भी क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, वाटर को भी सोख लेता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ठीक है जब अपने आप काम कर लेता तो काहे उतना पानी पीना, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने पथरी का नाम सुना होगा, किडनी स्टोन का नाम सुना होगा। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उसने बहुत आपके पानी की बहुत कमी है तो उसने पूरा पानी सोख लिया क्योंकि आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें जो सॉलिड पार्ट था सर, जो सॉलिड क्रिस्टल्स थे, अब क्योंकि इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि उसमें सॉल्वेंट कम सोल्यूट ज़्यादा, तो ये क्या है ना चिपक जाएगा वॉल से, और जब चिपक जाएगा ना तो यही बाद में किडनी स्टोन बन जाता है। किडनी स्टोन तभी बनता है, ये पथरी तभी होती है जब आप सॉलिड पार्ट ज़्यादा है आपके उसमें,
और सॉल्वेंट कम है, पानी की कम मात्रा है और उसको उसमें वेस्ट ज़्यादा है, खून में वेस्ट ज़्यादा है और पानी की मात्रा तुम कम दे रहे हो बॉडी को, उस केस में क्या बनता है, किडनी स्टोन बनता है। क्योंकि वो किडनी स्टोन क्या है, वो छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे और वो किडनी स्टोन बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट का यूजुअली होता है वो बना आपका किडनी स्टोन। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है आपका किडनी स्टोन। कैसे बना आप समझिए ना, अगर आप पानी कम पिएंगे तो फिर यही होगा, आपके सॉलिड पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइज होने लगेंगे। एंड इसका कलर जो येलोइश कलर का होता है, ये क्यों होता है, ये यूरोलोबिन या फिर यूरोक्रोम, या तो यूरोक्रोम बोल लो या फिर यूरोबिलिन बोल लो, जो आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टूल जो पास होता है, जो सॉलिड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं स्टूल जो पास होता है, वो बिलिरुबिन की वजह से येलो होता है। दोनों का अलग अलग रीज़न होता है, बिलिरुबिन की वजह से वो येलो कलर का होता है। अब ये क्या है कि यूरेटर में आया वेस्ट, जो अब ये वेस्ट है आपका वो आपका ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपका, और आपने देखा होगा कि भाई यूरिन जब पास होता है, जब मान लो कहीं पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं तो काफ़ी जोर का क्या आता है, मतलब बदबू टाइप आता है। वो बदबू क्यों होता है, वो फाउल स्मेल होती है आपकी जो आपका अमोनिया होता है उसकी वजह से। बिकॉज ये जो निकला, ठीक है, इसमें से आप ये समझ लो 95% तो ऑलमोस्ट वाटर ही होता है अभी भी। अगर ठीक ठाक मात्रा में आप पानी पी रखें तो 95% वाटर होता है जो आपका यूरिन पास हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यूरिया होता है जो कि बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है रफली 2%। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड बस क्लियर है। एंड बाकी तो, और इसका पीएच वैल्यू आई थिंक 6.6, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये रफली 5 के समथिंग होगा, 4.5 से लेके 5 के बीच में होता है ये, ठीक है। स्लाइटली नहीं, हाईली एसिडिक का कैरेक्टर होता है इसका यूरिन का, ऑलराइट। एंड और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपके ख़त्म। और हाँ, डायलिसिस क्या होता है भाई, और एक चीज़ कि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, लिखा भी होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला, ये जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं मेडुला। बाकी सारी चीज़ें आपको पेल्विस ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो किडनी होती है उसकी आउटर कवरिंग कॉर्टेक्स होती है, अंदर का पार्ट को बोलते हैं मेडुला, और यहाँ पे अटैच रहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, ये था आपका बोमैन्स कैप्सूल, और यहाँ पे इस तरह से आपका क्या था, यहाँ पे आपका था ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, फिल्टर हो रहा था, और फिल्टर से जो निकल रहा था, ठीक है, वो इस तरह से पास हो रहा था। लेकिन पूरी चीज़ें अभी फिल्टर नहीं हुई हैं, जो चीज़ें नीडेड हैं वो अभी फिर से ब्लड में चली जाती हैं, और उसके बाद जो है कंडक्टिंग डक्ट से वो यूरेटर के पास जाएगा। 2 यूरेटर होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड में, और ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, एंड उसके बाद यूरेथ्रा से वो पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। और येलो कलर क्यों होता है, किडनी स्टोन क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और ये डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस वो होता है जब लोगों की किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, किडनी फंक्शन नहीं करती है प्रॉपर तरीके से। किडनी फंक्शन ना करने का मतलब है कि अब जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो बाहर नहीं निकला तो आपको पता है ये यूरिया जो है, जो यूरिया है ये अमोनिया में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और इट इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये बहुत भयंकर होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। बॉडी में अगर रह गया थोड़ी देर तक तो ये हमारी सीधे डेथ तक हमें पहुंचा देगा, ठीक है। अगर किडनी हमारी फंक्शन नहीं करी तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन उसका नहीं होगा, यूरिया स्टोर हो जाएगा ब्लड में, और वो अगर स्टोर रहा धीरे धीरे स्टोर रहा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, अगर पूरे बॉडी में हमारे यूरिया फैल जाएगा, एंड इट विल लीड टू डेथ, जो कि लोगों के साथ होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कैसे होता है यहाँ पे, तो भाई ब्लड को निकाला जाता है, और एक इस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लड जा गया, और यहाँ पे से वेस्ट मटेरियल निकल गया। वेस्ट मटेरियल निकलने के बाद जो ब्लड बचा उसको ब्लड को फिर से डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर, जिसको डायलिसिस के नाम से, फिर हीमोडायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है, डायलिसिस, ठीक है। इसको हम प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। जैसे आर्टिफिशियल हार्ट होता है आपका पेस मेकर, वैसे आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन इसको बोलते हैं डायलिसिस। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। अभी करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। मार्च का मंथली करंट अफेयर कब होगा, ये सैटरडे के दिन होगा, ठीक है, सैटरडे को हम लोग करेंगे। करिए, पहला क्वेश्चन करिए।
बियर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वो आप उसको ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा डायूरेटिक नेचर की होती है, ठीक है। वो हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास होने में। जब आप बियर पीते हो ना तो आपको पेशाब थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो उसके थ्रू जो आपके वेस्ट मटेरियल हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए जो है थोड़े से अगर छोटे मोटे स्टोन है तो उसमें हेल्प कर जाता है, लेकिन अगर बड़े स्टोन है तो उसमें आपका एक्सरे उसका टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि बहुत ही वो रेस पास करवाई जाती है, जिससे कि इसको तोड़ा जाता है किडनी स्टोन को, और उससे आपका वो फिर फर्दर छोटे स्टोन में तब्दील होता है एंड देन वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो बियर से ये होता है कि भाई जो छोटे किडनी स्टोन्स हैं वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आप मान सकते हैं बियर का। चलिए, तो अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या आंसर होगा? फ्लेम सेल, सबका सही है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम, और आपका इसमें होंगे कितने, ऑक्जेलेट का मतलब हो गया COO का होल ट्वाइस, ठीक है, जिसको आप CaC2O4 भी लिख सकते हो। खैर, अब यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज विच इज स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लैटिहेल्मिन्थेस, जिनको हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स कोट करिए जल्दी से। दैट एक्ट लाइक किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू दी वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन। तो वो क्या होते हैं, हमारे फ्लेम सेल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जिसमें कि हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो फ्री लिविंग होते हैं और एक पैरासाइट्स होते हैं। फ्री लिविंग होता है हमारा प्लानेरिया, ठीक है, एंड ये तो होता है फ्री लिविंग, एंड जो हमारा पैरासिटिक वो होता है लिवर फ्लूक, ठीक है। लिवर फ्लूक होता है पैरासिटिक। टेप वॉर्म भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। प्लैटिहेल्मिन्थेस में ये एक हमने खास बात देखी थी कि इनका माउथ एंड एनस सेम होता है, यानी कि जहाँ से खाना जाता है वहीं से खाना बाहर निकल आता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है भाई SSC CGL 13/8/2021, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में। बताओ तो किसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो दैट इज़ योर नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये होता है बोमेंस कैप्सूल, ये होता है ग्लोमेरुलस, है ना। और कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है। कॉर्टेक्स होता है मिडल अंदर वाला पोर्शन को बोलते हैं। यूरेटर आप जानते हैं, यूरेटर, दो यूरेटर इस तरह से अटैच्ड होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, ये इस तरह से यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन? येलो कलर इन यूरिन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था यूरिन में अलग चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें स्टूल जो होता है उसमें अलग चीज़ होती है। इसको हम यूरोक्रोम के नाम से भी जानते हैं। बिलिरुबिन जो होता है स्टूल का जो येलो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यूरोबिलिन या फिर यूरोक्रोम, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। यूरिन और यूरोक्रोम, यूरोबिलिन सेम साउंड हो रहा है ना। और एक चीज़ और कि आपने देखा होगा एक चीज़ कि भाई जिनको किडनी फंक्शन ढंग से नहीं करती है उनको जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगती है, जोड़ों में प्रॉब्लम इसलिए आने लगती है बिकॉज जो यूरिक एसिड है अगर प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं कर रहा है उनका किडनी, तो यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्या होता होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ों में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को, ठीक है। द नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो किसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है? किडनी की होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ से हमारी चीज़ें निकल रही हैं? तो हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है, स्किन, ब्रेन, मसल्स। तो देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्राइमरली तो हमारा किडनी होता है, लेकिन अब किडनी ऑप्शन में है नहीं तो हम स्किन मारेंगे, क्योंकि स्किन से भी अगर हम देखें तो अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, तो गर्मी में पसीना आता है हमें। पसीना एक्चुअल में जो हमारा एक्सेस सॉल्ट होता है वो पसीने के थ्रू निकलता है। एक्सेस जो सॉल्ट होता है वो पसीने के थ्रू निकलता है, तो वो एक्चुअल में एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही तो हुआ। स्किन भी अगर हम देखें जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो इट इज़ लिवर, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो इट वुड बी स्किन। आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड ऑन बोथ द साइड्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा है? स्प्लीन। तो सर स्प्लीन जो होता है यहाँ पे हमारी आरबीसीज का ग्रेवयार्ड इसको बोलते हैं, यहाँ पे आरबीसीज खत्म होती है जाके। लिवर के बारे में हमने कल पढ़ा था, बाइल जूस सेक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड इसमें आपकी क्यूपफर सेल्स होती हैं विच गिव्स इट द पावर ऑफ रीजनरेशन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड राइट साइड में होता है ऑफ द एब्डोमेन। किडनी सही आंसर होगा, क्योंकि लिवर दोनों साइड में नहीं है, लिवर तो एक ही साइड में है। स्वेटिंग और पर्सपिरेशन इज नेचर्स वे ऑफ, तो अभी हमने देखा था स्वेटिंग का मेन काम क्या होता है? रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए। विद रिगार्ड टू किडनीज एंड इट्स फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट?
बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, आप बताएंगे जल्दी से, बताइए। तो दे मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। रेप्टाइल्स हैव, ठीक है ये तो करते ही हमने देखा था, वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो किडनी का जो फंक्शन होता है वो वेस्ट को बाहर निकालना होता है और वाटर बैलेंस भी बना के रखना, ये भी इसका एक काम होता है। रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली मोर नेफ्रॉन्स, ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है कोई नहीं। ईच नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होते हैं उसमें, ये भी सही है आपका। देयर बेसिक फंक्शनल यूनिट आर नेफ्रॉन, ये भी सही है। तो अपने आप यही गलत हो जाएगा, दैट इज मीन्स रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली लेसर नेफ्रॉन्स दैन दी बर्ड्स। कम नेफ्रॉन्स होते हैं रेप्टाइल्स के पास एज कम्पेयर टू बर्ड्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 3 होते हैं, है ना, और बर्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। विच और ब्लड जरा बताइए, जो बर्ड्स होती हैं और रेप्टाइल्स होते हैं इसमें से कौन कोल्ड ब्लडेड होता है, ठंडा खून किसका होता है। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, आंसर वुड बी किडनीज। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं हमारे कौन, रेप्टाइल्स होते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ये हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि हम ह्यूमंस, जैसे कि मैमल्स, वो भी वार्म ब्लडेड ही होते हैं। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो किसके पार्ट होते हैं, तो नेफ्रॉन में हमने देखा था स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन की किसकी फंक्शनल यूनिट है, किडनी की है। डायलिसिस या मे एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। चलिए 15 तक क्वेश्चंस करते हैं इसके और उसके बाद जंप करेंगे सर्कुलेटरी वाले में, ठीक है। तो डायलिसिस इज एडवाइस टू द पेशेंट इन केस ऑफ विच ऑफ द इन विच ऑर्गन ह्यूमन ऑर्गन इज डैमेज्ड, कौन सा ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो डायलिसिस रिकमेंड किया था। तो जब किडनी डैमेज हो जाती है तब, क्योंकि वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है बॉडी का। बिफोर यूरिनेशन इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन द ह्यूमन बॉडी डज द यूरिन गेट स्टोर्ड, तो यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है सर, यूरेटर से यूरिन आता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, देन यूरेथ्रा से पास होता है, तो यहाँ पे स्टोर होता है रफली 500 ml के समथिंग, और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनियम क्लोराइड, तो इट इज़ यूरिया, ऑप्शन नंबर ए, जो बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, तो ये भी है एसिड बेस बैलेंस, पीएच वैल्यू भी मेंटेन करके रखना जो ब्लड का है, वो भी इनका काम होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू हमने पढ़ा था 7.4 होता है। तो अगर मान लो, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है ना, जो यूरिया, अगर यूरिया नहीं निकलेगा तो जो यूरिक एसिड के फॉर्म में जो ब्लड में वो बहुत ही एसिडिक होता है, तो हमारा ब्लड और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाएगा ब्लड का। रेगुलेशन भी करता है बॉडी फ्लूइड्स का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो सबसे बड़ी हमारी बासरावी ग्रंथि कौन सी है, हमें पता है लिवर है। अगर मैं पूछ लूँ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है लार्जेस्ट, तो आंसर क्या होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर वुड बी थायराइड हार्मोन, जो हमारे गले में होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होता है, इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। चलिए भाई, तो लो खत्म ही हो गया यार ये तो। चलो अभी आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर, तो ब्लड को उसका कलर कहाँ से मिलता है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा था कि भाई ब्लड क्लोरोफिल को, तो जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल से मिलता है ना। और कौन सा मेटल होता है ये बताइए। जैंथोफिल जो होता है ये एक तरह का हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, अगर आपको याद हो सर, तो मैंने आपको बताया था प्लास्टिड होते हैं हमारे, सेल ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो जो क्लोरो होता है वो खाना बनाता है, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल होता है। क्रोमो जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, ठीक है। तो जैंथोफिल एक तरह का क्रोमोफिल है, ठीक, क्रोमोप्लास्ट है। और जैंथोफिल जैसे ये येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, थोड़ा सा येलोइश जो नेचर होता है, तो वो जैंथोफिल करता है। जो अंडा होता है ना, अंडे में अपने पीला हिस्सा देखा होगा, यॉक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसमें भी वही होता है। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि हमारा आयरन होता है। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में। इसमें एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन जो है ना प्रोटीन से बनता है, ये हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन।
हीमोग्लोबिन। और इसकी इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बहुत प्यार है इसको, तभी आरबीसीज ऑक्सीजन को पकड़ती हैं और ब्लड बॉडी के हर सेल तक पहुंचा के आती हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट हमने देखा था ये खाने को स्टोर करती हैं, और इसके भी हमने 3 पार्ट पढ़े थे, ल्यूकोप्लास्ट के इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरो। इलायो लाई में क्या होता है, फैट होता है, तो वो फैट को स्टोर करता है। एमाइलो और एल्यूरो प्रोटीन को करेगा और अमाइलो कार्ब का करेगा। ठीक है, डैश आर दी वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड अवे जा रहा है, अवे जा रहा है कहाँ से, हार्ट से जा रहा है, यानी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज यानी कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें चलता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रहा है कि भाई हार्ट को, भाई लो हार्ट इसको प्योरीफाई करो, लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ब्लड हार्ट तो प्योरीफाई करता ही नहीं है, वो भेजेगा लंग्स के पास, वो प्योरीफाई करके भेजेगा, है ना। मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ आपको। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पहले लेफ्ट ऑर्ट्रिकल में आता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में आता है, जो हमारा जो हमारा दायां राइट ऑरिकल में आता है, जिसको हम दायां अलिंद बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा ब्लड आया, वॉल्व खुले ट्राइकस्पिड वाले, यहाँ पे आया, पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स के पास पहुंचा, लंग्स से ये आपका ऑक्सीजनेटेड आया, कहाँ पे, ये आया आपके पास लेफ्ट जो ऑरिकल होता है, यानी कि बायां अलिंद। और ये आपका जो इसको क्या बोलेंगे, निलय, कौन सा निलय होगा, बायां निलय, इसमें आपका ये उसके थ्रू पहुंचेगा, इससे अटैच्ड है ऑर्टा, और जो कि लार्जेस्ट आर्टरी, और इससे पूरे बॉडी में हमारे ऑर्टा जो सबसे बड़ी धमनी है जिसको महाधमनी बोलते हैं, उसे पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। फिशेज हैव डैश चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो फिशेज में कितने होते हैं यार, हमने अभी 2-3 बार पढ़ा है। ठीक है, 2 पहले हम पढ़ ही चुके हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। डैश आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू दी हार्ट। तो कौन सी वेसल्स होती हैं, कितने आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। वेन्स, और वो 2 और छोटी छोटी वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वो सारी छोटी छोटी वेन्स 2 बड़ी वेन से मिल जाती हैं, एक ऊपर सुपीरियर वेना कावा, नीचे इन्फीरियर वेना कावा, है ना। अभी तक देख लो वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है इससे, जो हम देख नहीं रहते कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट ऑरिकल में आता है, ऑक्सीजनेटेड वाला लेफ्ट ऑरिकल में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टा अटैच्ड है ना। कौन सा, कहाँ से लंग्स में खून पहुंच रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड वाला कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और लंग्स से कहाँ पे आ रहा है, लंग्स से आ रहा है लेफ्ट ऑर्ट्रिकल। अभी क्वेश्चन आ ही नहीं है ऐसे, देख रहे हैं आप, नॉर्मल से क्वेश्चन है, अभी उस पर तक तो बात ही नहीं पहुंची। ठीक है, वेंडर चेंज हो जाएगा तो क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ये पूछ लेगा, वो भी हमने पढ़ लिया। द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, तो हमने देखे थे सॉलिड जो पार्ट होता है ब्लड का, फ्लूइड पार्ट तो प्लाज्मा होता है, सॉलिड ये होता है हमारा। ठीक है, तो आरबीसीज को हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। जरा इन तीनों को ऑर्डर में अटैच लगा दीजिए, इनके नंबर के बेसिस पे कितने नंबर में होते हैं। मसल 3 तरह की होती है, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, ये तो हमने टिश्यू वाले चैप्टर में ही कर लिया था कि स्मूथ मसल्स होती हैं, कार्डियक होती है और स्केलेटल होती है। इनमें से कौन सी वॉलेंटरी होती है और कौन सी इनवॉलेंटरी होती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो अगर जब हम इसकी बात करेंगे तो आरबीसीज मिलियंस में होती हैं, आरबीसी सबसे ज़्यादा, देन आपकी प्लेटलेट्स आएंगी, सबसे कम होती है आपकी डब्ल्यूबीसीज। इनका ड्यूरेशन कितना होता है, रफली 120 दिन, इनका 20 से 30 दिन होता है ना। और इनका मेन काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स का होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो इसमें से स्मूथ इनवॉलेंट्री होगी क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक जो हार्ट में वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्केलेटल वाली जो है जैसे हमारी बाइसेप्स में वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी नहीं है, एक टाइप की मसल सेल्स, तो सेस्मोइड कोई मसल सेल्स नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड का, तो पीएच होता है ह्यूमन ब्लड का हमने देखा 7.4। और यूरिन का कितना होता है रफरी, यूरिन का होता है वही 4-4.5 से लेके 5 के बीच में, है ना, हाईली एसिडिक हम बोल सकते हैं। और ह्यूमन ब्लड का स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है 7.4। सलाइवा, जब हम सलाइवा का कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवा का कितना होता है, सलाइवा का 6.4 होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ये जब हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को बताऊंगा, बट क्योंकि हमने कल सलाइवा के बारे में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स इसको रिलीज़ करते हैं, जो हमारे, इसका मेन फंक्शन क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज का, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन टिश्यू यार चैप्टर से क्वेश्चन है, तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, तो हमने एमटीबी करके याद किया था सर। मसल को बोन से कनेक्ट करता है कौन, टेंडन। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करेगा, बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करेगा लिगामेंट। ठीक है, एंड क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है, और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्ब है, और शुगर एक तरह का सिंपल कार्ब है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कन्वर्जन करता है। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल
टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो कौन एसेंशियल है टू फॉर्म हीमोग्लोबिन? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बनता है? फैट, आयरन, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 25th काप्स का पार्शियल डाइजेशन, बिल्कुल सही है पारुल शेखावत। मैं सीपीयू की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? कौन चरण तेज को, ये अभी जो सीपीयू होने वाला है उसकी आप पूछ रहे हो क्या? अगर इसका बोल रहे हो तो संडे को एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें कि सीपीयू के रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, खासकर सीपीयू, एसएससी, जेई एंड जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, उन्हीं 3 मेन एग्ज़ाम को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड मोस्ट प्राइमरली सीपीयू। ठीक है। नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। तो आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सब बोन मैरो में बनती है, बट ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं, ठीक है, वो नहीं बनती हैं आपकी। लिम्फ इज अ लाइट कलर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो लिम्फ हमारी इसमें डब्ल्यूबीसीज होता है, और क्लियर फ्लूइड होता है, रेड कलर का नहीं होता, बिकॉज इसमें आरबीसी नहीं होती है, इसलिए इसमें आरबीसीज नहीं होती हैं। तो आंसर क्या होगा? ये हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको अटैक करते हैं लिम्फ। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन? थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड या फिर टॉन्सिल? तो लार्ज बीन शेप का होता है आपका स्प्लीन। ठीक है, जिसमें कि आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज होता है। थाइमस की अगर बात करें ना, तो थाइमस जो होता है, तो थाइमस जो हमारा चेस्ट होती है ना, चेस्ट होती है, जो चेस्ट होती है, तो चेस्ट के अपर पार्ट में यहाँ पे थाइमस देखने को मिलता ही है। ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए आराम से, और उसके बाद जो भी आपके होंगे वो होमवर्क होंगे आपके। ठीक है। क्वेश्चन तो ज़्यादा है यार, चलो कोई नहीं, 35 तक कर लेंगे। ठीक है, 35 तक करिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमें पता है, सिस्टोल का मतलब होता है जब ज़्यादा प्रेशर होता है, जब हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, लब डब लब डब लब, जब वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डब इस तरह का साउंड आता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सिस्टोलिक होता है आपका 120 mm ऑफ एच जी, एंड डायस्टोलिक होता है आपका 80 mm ऑफ एच जी। ठीक है। 29th swollen bluish veins resulting from the walls that do not close properly are called as। तो आप में से कितने लोगों ने डिफेंस का एग्जाम दिया कोई ना कोई? सर 19 में हार्ट टू बॉडी पार्ट्स में आर्टरी नहीं होगा? 19 क्या था? नहीं भाई, इसमें आर्टरी क्यों होगा? आर्टरी में तो ऑक्सीजनेट कैरी होता है ना, यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेट की बात हो रही है। जब तक पलनरी वर्ड नहीं लगेगा तब तक आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो ये मैं क्यों पूछ रहा था आपसे? पूछ मैं इसलिए रहा था बिकॉज जो आप अगर आपने दिया होगा तो काफ़ी लोग को ये प्रॉब्लम रहता है वेरिकोस वेंस का। जब प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होती है वेंस तो ये फूल जाती हैं। तो कुछ लोगों के पैर में आपने देखा होगा आली बहुत बड़ी बड़ी सी, नॉर्मल तो कुछ छोटी मोटी नसें दिखती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फूली हुई उभरी हुई, उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। ठीक है। क्रोकोडाइल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं यार? तो रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल में 3 होते हैं, बट क्रोकोडाइल में क्योंकि इसको अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने होते हैं तो 4 हो जाते हैं इसमें। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 4। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every many ml of blood। तो आपको पता है जो ब्लड होता है एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है? कोई गेस करना चाहेगा यहाँ पे कितना ट्रैवल करता है? मतलब कोई गेस मारो, बिना इधर उधर से देखे हुए गेस मारो आप। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 100 ml, जो ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। रफली 90,000 किलोमीटर्स, इतना ब्लड एक दिन में ट्रैवल करता है इधर से उधर, इधर से उधर, 90,000 किलोमीटर्स। और नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट में 5 जो लीटर होता है वो ब्लड होता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सर 5 होते हैं, किस में 5 होते हैं भाई? किस में 5 होते हैं? ठीक है, 5 नहीं 4 होते हैं इसमें क्रोकोडाइल में। ठीक है, इतनी बार पढ़ाया फिर भी 5 कर रहे हो। 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर? जो सबसे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। सर्वग्राही और सर्वदाता कौन है? ये हमारी यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव। 33 द सिनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन दी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करता है। इसको नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, हार्ट में होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दैट विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड ब्लड सेल्स? तो
कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेड ब्लड सेल्स, तो ऑब्वियस सी बात है बोन मैरो मतलब रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो ये आपका बोन मैरो होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे। ए बी पॉजिटिव मेरे बॉयफ्रेंड का, अच्छा क्या 24 में कन्फ्यूजन, 24 में क्या कन्फ्यूजन है? हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड? फैट्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, एसेंशियल टू फॉर्म आयरन होगा आपका, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, बट आयरन चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, आयरन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ठीक है, ये एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। बाकी क्या आप कर लेंगे, ठीक है, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कोगुलेशन बोलते हैं इसको, वाइम बेंडेल, ये सब पढ़ चुके हैं ना। चलिए, बाकी आप में से कोई पूछ रहा था कि सर एप्लीकेशन में वीडियोस प्ले नहीं हो रही हैं, तो वीडियो आप बना के भेज देना, ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर के व्हाट्सएप पे। आयरन ही होगा मियाँ सेठी। डाइजेस्टिव सिस्टम में 25th क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी बता रहे हो सर? एसएससी जेई के क्वेश्चंस कराइए सर प्लीज़। कराएंगे सुरभि गुप्ता जी, एसएससी जेई के बोल रहे हो ना, अभी आप रुक जाओ, अभी संडे को आप जो मैं वीडियो डालूंगा उसको प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, वो सीपीओ जेई और सिलेक्शन पोस्ट वालों के लिए ही है। मैं मेरे बैक ऑफ द माइंड में है जेई, फिर मैं जब जेई के करवाऊंगा ना तो सिर्फ जेई के ही करवाऊंगा और फिर कुछ किसी के नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आज का मैच बोरिंग है, अच्छा तभी ज़्यादा ऑडियंस आज नहीं भागी है। कल का मैच तो यार खैर मैंने भी देखा था, तुम लोग में बोला था ना ट्रेविस हेड मार रहा है, तो फिर खाना खाते थोड़ा देखा, लेकिन जो भी आया मारते ही चला जा रहा था आखिर तक, तो फिर पूरा ही देख लिया। आईएएस के लिए ऐप नहीं है क्या? अंकिता शिंदे है, अंकिता जी एप्लीकेशन है, एक तो आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट में, बाकी एप्लीकेशन का भी लिंक आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये नंबर के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा कि मुझे आईफोन का लिंक चाहिए। लिंक आपको मिलेगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आईडी डालिएगा 34562342, और उसमें अपना आईडी बना लीजिएगा, ठीक है। आईडी नहीं हो तो पहले वेबसाइट बना लेना, देन उसी आईडी से वहाँ पे लॉगिन करना, ठीक है। आईफोन वाले जो हैं पहले वेबसाइट में जाके आईडी बना लेना और यहाँ पे इस नंबर से वो लिंक आप ले लेना, ठीक है। मुशर्रफ हुसैन वो भी करवा देंगे, ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ बजट हो जाने देते हैं, उसके बाद स्कीम्स करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आरसीबी का रिकॉर्ड टूट गया, कौन सा रिकॉर्ड टूट गया अभी? सर आप किसके फ़ैन हैं? फ़ैन है यार, पहले हुआ करते थे, पहले थी के आर, मतलब पहले बहुत पहले, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, देख ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले होती थी के आर। फिर मैगज़ीन में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है यार, अभी देखते हैं उसको, नीरज है ना, करवाते हैं। किडनी काम करना क्यों बंद कर देती है? तो किडनी के कई कारण होते हैं किडनी फेलियर के, आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ रहता है, जैसे मेरे ग्रैंडफादर को है किडनी का प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा डायबिटीज़ का, हाई शुगर का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनको जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम रहता है। तो जिसको भी हार्ट डिजीज़ रहती हैं, ओबेसिटी रहती है, यानी कि डायबिटीज़ भी है अगर, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है किडनी फेलियर का, है ना। हस्बैंड वाइफ के ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो तो बच्चों में प्रॉब्लम होता है ना। ये तो यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब मैंने तो, ऐसा तो होता नहीं है भाई ब्लड ग्रुप मैच करके, भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, कास्ट और गोत्र मैच करवाई जाती हैं, ब्लड ग्रुप तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। है ऐसा होने लगा तो भाई पहले तो ब्लड ग्रुप ही मैच करवाया जाएगा, भाई तुम्हारा क्या है। पता नहीं यार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये तो, कि भाई अलग अलग होता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसी तो मैं
कोई दिक्कत नहीं होती शायद। सर मैं आज सुबह से नहीं पढ़ा, अब दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूं? तो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे पढ़ लो। 1 घंटा फोकस के साथ एकदम पढ़ लो, सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाएगी एकदम फोकस के साथ। ऐसे लंबी गहरी सांसें लो, 3 4। 2 मिनट कहीं पे देख लो, एकदम ध्यान टिका के, एकदम कहीं पे भी 2 मिनट। उसके बाद जो है अपना पढ़ाई में फोकस कर लेना, ठीक है? सर मैं सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपका 1 शॉट लेक्चर सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट नहीं, वो रिवीजन पर्पज़ के लिए थे, सफिशिएंट तो नहीं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू। और जो लोग को बैच वैच ज्वाइन करना है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन और इस वेबसाइट से कर सकते हैं।